साइकिक है। एक तो साइकिक का मतलब जरा समझा दूं। साइकिक मतलब हम क्या समझते हैं, जरा कोई बताएगा मुझे? साइकिक मतलब क्या? साइकिक का मतलब क्या होता है? कंचक्कर? हाँ, मानसिक बीमार। ओके, 90% लोग ये समझते हैं। क्या नाम है आपका? विभूति। विभूति के लिए तालियां। शी इज द ओनली वन जिसका सही आंसर है। 5 इंद्रियों से ऊपर की इंद्रियों से जो ये सब महसूस कर पाए वो साइकिक है। वो साइकिक है। साइकिक मतलब गनचक्कर नहीं। साइकिक मतलब उसके पास ऐसी कैपेसिटी है जो 5 इंद्रियों से नहीं कर पाते वो सब। आंखों से कितना दिखाई देगा? जहां तक सामने मेरी आंख की कैपेसिटी है। क्लेयरवॉयंट मतलब उसको ऐसा कुछ नहीं, यहाँ बैठे बैठे दिखेगा कि अभी गुरुजी ने कौन से कलर का रोब पहना है, घर पे दिखागा क्या चल रहा है। फिर इसमें पार्शियल साइक आते हैं, पार्शियल क्लेयरवॉयंट। पार्शियल मतलब 100% नहीं होते, कभी कभी हो जाते हैं। ये इसकी बात कर रहा हूँ एवलोन वाइट फिदर की, जो पर्सनल केस इसलिए बता रहा हूँ कि पता चले कि कितने ठोस केस है। मेरे टच में आई, फिर अचानक, मैं तो 10 बजे सो जाने वाला परमानेंटली। वो एक कहीं हास्य कलाकार बोलता था कि 10 बजे मैं रास्ते पे सो जाऊं, इस टाइप का आदमी में। इसके बजाय उसके बाद साथ टच में आने के बाद मैं रात को 1-1, 2-2 बजे तक उसके साथ चैट करने लगा। एक तो फेसबुक में बहुत स्ट्रेंजली गया, नहीं जाना था और गया। फिर मैंने मेरी फ़ोटो नहीं रखी थी, तो जो कनाडा जिसने मेडिटेशन शुरू करवाया था, मिस्टर कुमार, वो कुमार भाई ने बोला जीतू भाई आपको फ़ोटो तो रखनी चाहिए ना। तो सामने जो पड़ी थी 2005 की फ़ोटो, राजकोट महाशिविर अरेंज हैंडल कर रहा था तब की, वो फ़ोटो लगा दी 2005 की। बात कर रहा हूँ 2011 की। वो एवलोन ने मेरी फ़ोटो देखी, फिर बम चलते चलती थी। मैंने पूछा एवलोन कि एवलोन व्हाट डू यू थिंक, ब्रिटिशर्स तो इतने जल्दी किसी से क्लोज नहीं आते, और मैं 10 बजे के बाद जागने वाले में से नहीं हूँ, सामने कोई भी हो, मेरी समझ में नहीं आता है। तो बोला मेरी भी समझ में नहीं आता है, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मेरी डॉटर भाग गई, 17 ईयर्स की थी तब, वो सब बता दिया। मेरा हस्बैंड इतना बीमार है, वो भी बता दिया, सब कुछ बता दिया, मेरी भी समझ नहीं आता है। तो व्हाट डू यू थिंक, हमारे कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन होंगे? उसके पास काफ़ी कुछ ऐसी थी शक्ति। तो बोला उसने कि नहीं, मैं ध्यान में बैठूंगी तो तब बोलूँगी। अभी तो बोलती तब उसका ध्यान मेरे फ़ोटो पे गया, फेसबुक का 2005 का फ़ोटो देख के सीधा बोली कि जीतू आई एम सीइंग अ डिफरेंट पर्सन इन द फ़ोटो में तुम नहीं दिख रहे हो। मतलब तो नहीं, फ़ोटो में जो मुझे दिख रहा है वो कोई फ्रेंच कट वाला आदमी दिख रहा है। 2005 में हमारी फ्रेंच कट नहीं थी, फ्रेंच कट बियर्ड नहीं थी। ज़्यादातर पहले मैं रखता था, पिछले 4-5 साल से नहीं रख रहा हूँ, लेकिन 2005 में नहीं थी। तो बोला मुझे जो आदमी दिख रहा है उसको फ्रेंच कट बियर्ड है, उसका फेस थोड़ा लंबा है। 2005 में मेरा वेट ज़्यादा था, 11 में काफ़ी कम हो गया था। 2-4 बियर्ड में ग्रे हेयर्स थे, उसने वो भी बताया कि कहीं कहीं ग्रे हेयर्स है, मेरा पूरा वर्णन कर दिया उसने। तो आई वॉज सो सरप्राइज्ड, ये क्या बात है। फिर तो बहुत से लोग ऐसे टच में आए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे पावर्स वाले लोग काफ़ी आ चुके हैं, ऑलरेडी है। ऐसा नहीं है कि बच्चे, शी इज ऑफ माई एज, लेकिन वैसे लोग हैं। इट इज कॉल्ड क्लेयरवॉयंस। इसका मतलब हायर डिमेंशन की एनर्जी को कैच करने वाले लोग हैं। नाउ क्लेयरवॉयंस का अनुभव तो शायद हमारे में भी किसी किसी को होता होगा। इस बार मैं बार बार मेरा एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ सो दैट आपको पता चले कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, यहाँ वो शिलान्यास का एक छोटा सा प्रोग्राम था, करीबन 200 लोग थे हम। अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, तो हम ये महेश भाई यहाँ थे और उनको बोला था, मैं अब कामत जी वगैरह आए थे। हम मेडिटेशन में बैठे, 200 से ज़्यादा लोग नहीं थे। तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ने बोला कि मुझे पूरा एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर दिखा उस जगह पर। अभी प्लान आया तो पता चला कि हमारा जो गुरु शक्ति धाम बन रहा है
वो पूरा का पूरा उसको ऐसे ही दिखा था। उसने मुझे बोला भी कि ये कुछ ताजमहल जैसा क्यों दिख रहा है मुझे, वो एग्जैक्टली उसको दिखा था। इसके पहले जब हमारी ट्रांसफ़र हुई राजकोट भावनगर से, तो हमारा जो कहाँ मकान था वो 1.5 साल पहले उसको दिखा था। तो ऐसा हमारा काफ़ी लोगों को होता होगा, उसको नहीं, उसको ही होता है या मुझे ही होता है ऐसा नहीं है। अब आप याद कीजिए कि आपको भी लाइफ में ऐसा हुआ है। दैट इज़ क्लेयरवॉयंस, मतलब आप ऊपर की एनर्जी ले रहे हैं। इसके बाद में आता है दूसरा एक इंट्यूशन कॉमन। दिन ब दिन आप चेक करते जाएंगे, आपका इंट्यूशन बढ़ता जा रहा है। आप कहीं गए और ये होने वाला था, अरे हूँ तो पहले थी कहते हो, तो पहले से बोल रहा था, बोल रही थी, आता है ना ऐसा। दैट वाज इंट्यूशन। बोलते हैं नहीं बोलते हैं, इंट्यूशन इज ऑल्सो साइकिक पावर, हायर एनर्जी। 3D में तो है नहीं इंट्यूशन, कहाँ से आ गई? मतलब हम हायर डिमेंशन में जा चुके हैं। फिर साइकोग्राफी। साइकोग्राफी मतलब कोई ऊपर की एनर्जी हमारे पास आके कुछ लिखवाती है, कुछ बुलवाती है, कुछ करवाती है। तीनों चीज़ का एग्जाम्पल देता हूँ। एक का तो हमको सबको पता है, गुरुदेव ने बोला भी था, हमारे तो आमने सामने बैठकर बोला था। हम 7-8 लोग ही थे और बताया था इन्होंने, जब पहला पार्ट हिमालय का समर्पण योग आया तब, कि मेरे ख्याल से 2007 का वो था अनुष्ठान, और इसके बाद में हम मिले थे। तो बोला अनुष्ठान में ऐसा हो रहा था कि मैं जैसे उठूं तो मैं कुछ नहीं कर सकता था, पहले मुझे जो दिमाग में आया वो लिखना ही होता था। हमारे सामने एक चैप्टर पढ़ा था इन्होंने तब। बोला फिर हाथ थक जाए तो एक हाथ से दूसरा हाथ पकड़ कर मैं लिखता था, लेकिन जब तक कुछ नहीं लिख लूँ तब तक मैं वो छोड़ नहीं सकता था। तो वो क्या हुआ? साइकोग्राफी, कोई लिखवा रहा है। इवन मेरे साथ भी हुआ है, चक्र संहिता में भी हुआ है, बाद में रेकी तो पूरी बुक इस तरह से लिखी गई थी। 2001 में मुझे 102 टेम्परेचर था, इसलिए मैं नहीं गया बैंक पे। माई वाइफ सेड कि मैं घर पे रहती हूँ, तो क्यों क्या करके रह के करे, तू जा बैंक पे। वो गई, और फिर मेरा क्या दिमाग में क्या आया, ये मकान भी ये ठाकर सिपाही ने देखा है। तो मैं एक 102 टेम्परेचर में कार निकाल के गया, एक नया रजिस्टर पेन सब लेके आया और एक थीसिस लिखना चालू किया। और आई थिंक 1978 के बाद में 2001 में पहली बार में कुछ गुजराती लिख रहा था। इतने सालों से गुजराती नहीं लिखा था। और वो 3 दिन के अंदर रजिस्टर के 65 फुल पेजेस का वो थीसिस तैयार हो गया, जो भी बुक के रूप में बाहर आने वाला है। और कहीं भी कोई स्क्रैच भी नहीं है। और मेरे बेसिकली हैंड राइटिंग अच्छे थे, लेकिन वही हैंड राइटिंग इतने साल के बाद में भी ऐसे ही रहे हैं। दैट मीन्स कोई फोर्स लिखवा के गया वो। तो वो आपके साथ भी होता होगा, कुछ कुछ ऐसी चीज़ आती होगी। आर्ट की बात कर रहा हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जैकलिन रिपस्टीन, यूनाइटेड नेशंस की वर्ल्ड पीस एनवॉय अभी तक थी 20 साल तक। इसके पास इसको बोलते हैं इनविजिबल आर्ट। इनविजिबल आर्ट की वर्ल्ड की उसके पास पेटेंट है। मतलब उसका वो पेंटिंग आपको जो खुली नज़र से देखो तो अलग दिखे, मतलब खुली फुल लाइट में देखो अलग दिखेगा पेंटिंग, अंधेरे में देखो अलग दिखेगा, और यूवी लाइट लगाएंगे तो तीसरा दिखेगा। तीनों बार इसमें से कुछ हर्ट्स की मेजरेबल, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट ने मेज़र करके बताया है कि इतने हर्ट्स की एनर्जी ये पेंटिंग में से निकल रही है। ये स्थिति में लाइट के समय इतनी निकलती है, अंधेरे में इतनी निकलती है, यूवी लाइट के साथ इतना निकलती है। वो बहुत करीबी दोस्त है मेरी बाई चांस, एंड बहुत बड़ी आर्टिस्ट है। मतलब यूनाइटेड नेशंस का 2000 में अगले 1000 साल के लिए एक बड़ा उसको मिलेनियम ऑफ पीस माना था। उसका दीप प्रागट्य उसने, मतलब जो भी करते होंगे वो फंक्शन, वो उसने किया था। और गुरुदेव को भी मिलवाई थी मैंने, 3 घंटे तक गुरुदेव ने समय दिया था उसको। उसने मुझे समझा के बताया था कि मैं जब 12 साल की थी तब से ऐसा होता था कि जब मैं पेंटिंग, मतलब अभी 70, तो मैं जब पेंटिंग करना चालू करूं तो जैसे तो मेरी आंख फ्लिकर करने लगेगी और फिर ऑटोमेटिक मेरा ब्रश चालू हो जाएगा, और वो ब्रश के बीच में ये सब ऐसी कुछ पेंटिंग बाहर आएगी। तो ये सब कुछ हो रहा है।
दैट इज कॉल्ड साइकोग्राफी। ये सब दूर की बात है हुई। अब एक और बात, एक आदमी कितनी ज़्यादा लैंग्वेज जान सकता है? एक बहुत ही बड़ा आप एस्टिमेट ले लीजिए, एक आदमी कितनी ज़्यादा लैंग्वेज जान सकता है? कोई एस्टिमेट आपका? कुछ बोलिए, सही को। यहाँ कहाँ पासिंग मार्क है? 5 7, ओके। कितना? 18, ओके 18, ओके फाइन। एक आदमी है 43 इयर्स का, गुजरात में छोटे से गांव में, जिन्होंने 150 भाषा में बुक लिखी है खुद ने। मैं सब कुछ देता हूं आपको नाम के साथ। श्रीमद् राजचंद्र जी का एक पुस्तक है, इनके अनुयायी है, और 41 इयर्स के, 1983 बोर्न, यस। तो फूलचंद शास्त्री, भावनगर के पास उमराड़ा करके प्लेस है, उमराड़ा में है। इनको ऐसा लगा कि इसमें 146 कुछ इसके चैप्टर या जो भी होंगे, कुछ ऐसा है, तो मुझे इतनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है। तो इन लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया, 3 लोग साथ में तैयार, मतलब वो प्लस 2 आदमी और, वो 3 जाते थे। इनको आती है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती। वो जाएंगे, सपोज फ्रांस गए, जैसे पेरिस के एयरपोर्ट पे उतरेंगे तो उसको फ्रेंच ऑटोमेटिकली आ जाएगी। वो फ्रेंच में 15 दिन में बुक लिखेंगे, वहाँ की कॉन्सुलेट में देंगे, और फिर फ्लाइट में चढ़ जाएंगे, फ्रेंच भूल जाएंगे। अफ्रीका गए तो स्वाहिली चालू हो जाएगी, स्वीडन गए तो स्वीडिश चालू हो जाएगी। कुछ 146 लैंग्वेज में तो तब लिखी थी, कुछ अभी भी लिख रहे थे, लेकिन 3 साल के अंदर उन्होंने ये प्रोजेक्ट ख़त्म किया। इसका मतलब क्या है कि हायर डिमेंशन की एनर्जी वो पूरी की पूरी ले रहे हैं, इज़न्ट इट? सेकेंडली, एक ये जरूरी इसलिए बता रहा हूँ, ये पॉइंट, टाइम जा रहा है मुझे पता है, फिर भी, कि हमारे हाथ की एनर्जी कितने तक पावरफुल होती है, साइकोमेट्री बोलते हैं। ये भी इस प्रकार का एक पावर है, कोई चमत्कार नहीं है, साइकोमेट्री। मैंने ये माइक्रोफोन पकड़ा, सपोज यही माइक्रोफोन मैंने ज़्यादा यूज़ किया, तो 100 साल के बाद में भी, 200 साल के बाद में भी, अगर कोई पावरफुल साइकिक आएगा तो उसको पता चलेगा कि ये माइक्रोफोन जो आदमी यूज़ करता था वो इस प्रकार का होगा। एक एग्जांपल दूं, BBC पे प्रोग्राम आया था, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है। वो हस्बैंड वाइफ दोनों साइकिक है, उसको इसका साइकिक पावर टेस्ट करने के लिए उसको लेके कहीं आँख पे पट्टी बांध के कुछ 100 माइल्स दूर लेके चले गए। वहाँ ले जाके कुछ एक बहुत बड़ा पुराना बिल्डिंग था, वो बिल्डिंग में ले गए। इसमें भी कितना क्रॉस करवा के आगे लेके गए। फिर एक जगह पे अलग अलग वस्तु रखी थी, इसमें एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था, गिटार था या पियानो था मुझे याद नहीं है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट था। वहाँ बिठा दिए और बताया कि आप बता सकते हैं कि ये किसका होगा। उन्होंने वो टच किया, 2-4-5 मिनट में बताया कि ये इंस्ट्रूमेंट कोई म्यूजिशियन का नहीं है, कोई ऑथर का है। फिर आगे बोलने लगे, 3 नाम बोलने लगे, 3 नाम बोले, और 3 में से 2-4 मिनट हुई तो इसमें से एग्जैक्ट नाम पे आ गए कि इनका ये हो सकता है, उन्हीं का था, और वो 150 साल पहले मर गए हैं। 150 साल पहले उन्होंने जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो आज हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में होगी? हमारा ऐसा कौन सा चीज़ है जो सबसे ज़्यादा हमारे हाथ में रहता है? मोबाइल, राइट? तो मोबाइल हमारा हर एनर्जी कैच करता है। पहले के ज़माने में बोलते थे किसी का चप्पल मत पहनो, क्योंकि पूरी एनर्जी पाँव में आती है और फिर उसकी हमारे में आती है जो पहनता है। इसी तरह आज के दिन में ये ज़रूरी है, किसी का मोबाइल मत यूज़ करो, क्योंकि वो एनर्जी जो सबसे ज़्यादा, एक तो मेटल है वो कैच करती है ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा जो आदमी यूज़ करता है
इसमें कैच होती है। तो ये सब हायर एनर्जीज आने लगी है। इट इज़ ऑल अ मैटर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हर एक चीज़ की फ्रीक्वेंसी है, हर एक आदमी की फ्रीक्वेंसी है, हर एक टेबल चेयर जो भी समझो सबकी फ्रीक्वेंसी है, विचार की भी फ्रीक्वेंसी है। इसीलिए ये हायर डिमेंशन में फ्रीक्वेंसी वाली हीलिंग मोडालिटी शुरू हो गई। हम ये भी करेंगे। हाँ, एक बताता हूँ। पहली